क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के तीसरे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन। लेकिन दोस्तों आप भी अगर है भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों तीसरे और अंतिम टेस्ट मुकाबले का आज पहला दिन समाप्त हो चुका है, तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। शुरू हो चुका है दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता, साउथ अफ्रीका को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया और भारतीय टीम उतरी बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों भारतीय टीम की शुरुआत की बात करें तो भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही, जहां इनकी पहली विकेट कमाल लाजवाब राहुल के रूप में गिरी। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल इस मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों इस मुकाबले में केएल राहुल 12 रन बनाकर ओलिवर की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और पीछे खड़े विकेट कीपर वर्वरैन ने कैच पकड़ी और केएल राहुल को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में पहली विकेट भारतीय टीम की गिर चुकी थी। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, इनके बाद मैदान पर चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी होगी, लेकिन तभी इस साझेदारी को एक और बार तोड़ दिया कगिसो रबाडा ने। दोस्तों इस बार कगिसो रबाडा के शिकार बने मयंक अग्रवाल। दोस्तों मयंक अग्रवाल रबाडा की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और नीचे खड़े मार्करम ने उनकी कैच पकड़ी और यहीं पर भारतीय टीम ने दूसरा विकेट खो दिया मयंक अग्रवाल के रूप में, जो मात्र 15 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों भारतीय टीम के 2 विकेट चले गए। इसके बाद भी विकेटों का पतंग जारी रहा, जहां चेतेश्वर पुजारा 43 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। जी हां दोस्तों, पुजारा जैनसन की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और पीछे खड़े तूफानी विकेट कीपर ने पुजारा की इस तरीके से कैच पकड़ी और 43 रन पर चेतेश्वर पुजारा जैनसन की गेंद पर विकेट कीपर वर्वरैन को अपनी कैच देकर आउट हो गए। उनके बाद रहाणे भी मात्र 9 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर पीछे खड़े वर्वरैन को अपनी कैच दे बैठे और यहीं पर भारतीय टीम को अजिंक्य रहाणे की भी विकेट मिली, वो भी सिर्फ 9 रन पर। ताकि इस गेंद पर रिव्यू भी लिया था अजिंक्य रहाणे ने, लेकिन रिव्यू में भी बल्ले का एज नजर आया गेंद पर और अजिंक्य रहाणे ने भारतीय टीम का रिव्यू भी गवा दिया और खुद 9 रन बनाकर वापस पवेलियन का रास्ता दौड़ने लगे। उनके बाद ऋषभ पंत आए विराट कोहली का साथ देने के लिए। दोनों के बीच में साझेदारी भी हो रही थी, लेकिन जब 27 रन पर खेल रहे थे ऋषभ पंत, ऐसे में ये शॉट खेलकर सीधा सामने खड़े फील्डर को कैच दे बैठे। ऐसे में ऋषभ पंत की गेंद पीटरसन के हाथों कैच आउट हो गया 27 रन बनाकर और ये भी इस मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल पाए। लेकिन इस बार कप्तान कोहली ने कमान संभाली थी एक तरफ से। दोस्तों दूसरे एंड से विकटें जा रही थी, लेकिन दूसरे छोर से विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। दोस्तों इस बार बेहतरीन लय में नजर आए भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली। दोस्तों आप सभी को बता दें, इसी के चलते भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था और भारतीय टीम के स्कोर गार्ड की गाड़ी को आगे पहुंचा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के 5 विकेट गिर चुके थे। अश्विन बल्लेबाजी करने आए थे और विराट कोहली के साथ साझेदारी कर रहे थे, लेकिन फिर अश्विन ने भी विराट कोहली का हाथ छोड़ दिया। दोस्तों अश्विन ने तूफानी तरीके से शॉट खेलने के चक्कर में जैनसन की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और बल्ले का एज लेकर गेंद गई सीधा विकेट कीपर के हाथों में और यहीं पर अश्विन की विकेट मिली। भारतीय टीम को एक और नुकसान हुआ, 2 रन पर अश्विन की विकेट गिरी मार्को जैनसन की गेंद पर। उनके बाद लॉर्ड शार्दुल ठाकुर भी मात्र 12 रन बनाकर महाराज की गेंद पर पैटरसन को अपनी कैच दे बैठे, तो फिर बुमराह थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन उनको भी रबाडा ने शॉर्ट गेंद रखी। वो टच करने के चक्कर में गेंद को खेल बैठे और गेंद गई पीछे डीन एल्गर के हाथों में और उन्होंने तूफानी तरीके से कैच पकड़ ली और यहीं पर बुमराह भी मात्र 0 रन बनाकर वापस पवेलियन का रास्ता दौड़ने लगे। लेकिन इसके बाद कगिसो रबाडा ने भारतीय टीम की सबसे बड़ी मछली को जाल में फंसाया। दोस्तों कप्तान कोहली रबाडा की इस गेंद को फ्लिक करने के चक्कर में मिस कर बैठे। बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई पीछे खड़े विकेट कीपर के दस्तानों में और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली अपनी सेंचुरी बनाने से मात्र 21 रन से चूक गए और 79 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट होकर रह गए। जी हाँ दोस्तों, 79 रन पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की सबसे बड़ी विकेट मिली साउथ अफ्रीका को। भारतीय टीम के 9 विकेट भी गिर चुके थे। ऐसे में आखिरी विकेट थी मोहम्मद शामी की, जो अंत में बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो भी ज्यादा करिश्मा मैदान पर कर नहीं पाए। उमेश यादव भी उनका साथ ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं दे पाए और भारतीय टीम जल्द ही ऑल आउट हो गई। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, भारतीय टीम ने अपनी पहली इनिंग में तो 223 रन लगा दिए थे, लेकिन पहला दिन समाप्त होने के लिए अभी भी 8 ओवर बाकी थे और साउथ अफ्रीका की टीम 8 ओवर खेलने के लिए पहले दिन बल्लेबाजी करने आई अपनी पहली इनिंग में और साउथ अफ्रीका को पहला झटका दिया जसप्रीत बुमराह ने। दोस्तों बुमराह की इस गेंद को कप्तान डीन एल्गर साउथ अफ्रीका के पढ़ नहीं पाए और बल्ले का एज लेकर गेंद गई पुजारा के हाथों में। ऐसे में डीन एल्गर की भारतीय टीम को विकेट मिली मात्र 3 रन पर। उनके बाद महाराज आए बल्लेबाजी करने के लिए और मार्करम जो दूसरे सलामी बल्लेबाज थे वो बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने मिलकर बाकी के ओवर खेले और साउथ अफ्रीका का स्कोर हो गया दिन के अंत तक 17 रन पर 1 विकेट। ऐसे में साउथ अफ्रीका अभी भी 206 रनों से पीछे चल रही है भारतीय टीम के और अब दूसरे दिन साउथ अफ्रीका की तूफानी बल्लेबाजी होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम तीसरा टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का एक ऐसा T20 मुकाबला जहां भारत ने तूफानी तरीके से पलटवार किया था। दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में सन 2011 में तूफानी T20 मुकाबला खेला गया था डरबन के मैदान पर। दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम। दोस्तों भारतीय टीम की पहली विकेट मुरली विजय के रूप में गिरी थी
थी, जो मात्र 14 रन बनाकर इस गेंद पर आउट हो गए थे। तो उनके बाद विराट कोहली, जो कि सलामी बल्लेबाज बनकर आए थे, पहली बार T20 क्रिकेट में इन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी दोस्तों। लेकिन ये भी जोनाथन बोथा की इस गेंद पर इस तरह से बोल्ड होकर रह गए 28 रन बनाकर। ऐसे में इसके बाद मैदान पर रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आए दोस्तों। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने बेहतरीन पारी खेली। इन्होंने इस मुकाबले में अपना तूफानी अर्धशतक लगाया दोस्तों। रोहित शर्मा के साथ साझेदारी निभा रहे थे युवराज सिंह, लेकिन युवराज सिंह भी 12 रन बनाकर मैदान से लौट गए आउट होकर पीटरसन की गेंद पर। उनके बाद यूसुफ पठान भी मात्र 6 रन बनाकर थेरॉन की इस गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, उनके बाद सुरेश रैना ने आकर ताबड़तोड़ पारी खेली दोस्तों। एक तरफ से तूफानी तरीके से रोहित शर्मा ने 53 रनों का तूफानी अर्धशतक ठोका था, तो वहीं तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे सुरेश रैना। दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी हुई, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। इस मुकाबले में 53 रन लगा डोमिनिक इस गेंद पर आउट हो गए रोहित शर्मा। तो उनके बाद सुरेश रैना ने तूफानी बल्लेबाजी की रोहित शर्मा के आउट होने के बाद दोस्तों। रोहित शर्मा अकेले ऐसे बल्लेबाज से जिन्होंने अर्धशतक लगाया था इस मुकाबले में। ऐसे में अंत में 41 रनों की तूफानी पारी खेली सुरेश रैना ने, वो भी थेरॉन की गेंद पर मिलर को अपना कैच देकर आउट हो गए और भारतीय टीम को पहुंचाया 168 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में अब साउथ अफ्रीका इतने टारगेट का पीछा करने उतरी, लेकिन पहला झटका साउथ अफ्रीका को लगा हाशिम आमला के रूप में दोस्तों। इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। ऐसे में पहली विकेट आशीष नेहरा ने निकाली हाशिम आमला के रूप में। ऐसे में उनके बाद कॉलिंग इंग्रम भी मात्र 2 रन बनाकर पटेल की गेंद पर आउट हो गए और यहीं पर दूसरी सफलता मिली भारतीय टीम को। ऐसे में लेकिन उनके बाद पहले सलामी बल्लेबाज मॉर्ने वैन विंग तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। इन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की मानो भारत के सभी बल्लेबाज हैरान हो गए। देखते ही देखते ये तूफानी फॉर्म में आ गए। ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह मैच बदल कर रख देंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ऐसी बेहतरीन पारी खेली जिसे देख सभी लोग हैरान हो गए। इसी के साथ अपना तूफानी अर्धशतक ठोका इन्होंने और एबी डिविलियर्स के साथ मिलकर 50 से भी ज्यादा की साझेदारी निभाई। उस वक्त की ये फास्टेस्ट 50 थी। ऐसे में भारतीय टीम परेशानी में आ रही थी। इनकी पारी देखकर एक नया खिलाड़ी मैदान में अगर भारतीय टीम के गेंदबाजों के आगे इतनी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा था, तभी महेंद्र सिंह धोनी ने चाल चली और युवराज सिंह को गेंदबाजी थमाई। यहाँ हुक्म का इक्का निकला युवराज सिंह। जैसे युवराज सिंह ने गेंद फेंकी तूफानी बल्लेबाज वैन विंग को, तो युवराज सिंह को हल्के में लेकर ये तूफानी शॉट खेलने के चक्कर में बल्ले को फ्लिक कर बैठे। ऐसे में गेंद जा रही थी सीधा बाउंड्री के पास, लेकिन तभी आशीष नेहरा ने गेंद फेंकी सीधा युवराज सिंह के पास पकड़कर। ऐसे में युवराज सिंह के सामने आकर बुरी तरह से रन आउट हो बैठे तूफानी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स। जी हां दोस्तों, यहाँ भारतीय टीम को सबसे बड़ी विकेट मिली एबी डिविलियर्स के रूप में। ऐसे में ये एक खतरनाक विकेट थी और यहीं पर मैच बदल गया। लेकिन उसके बाद भी महेंद्र सिंह धोनी ने युवराज सिंह के फॉर्म को नजर में रखते हुए आशीष नेहरा से गेंद लेकर वापस से युवराज सिंह को गेंदबाजी थमाई। जी हां दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने चाल चली युवराज सिंह से एक और करिश्मा करने की। ऐसे में जिस उम्मीद से युवराज सिंह को गेंद दी, महेंद्र सिंह धोनी ने वो करिश्मा उन्हें कर दिया दोस्तों। उसके अगले ही ओवर में जैन पॉल डुमिनी, जो कि खतरनाक बल्लेबाज है, युवराज सिंह ने सामने गेंद रखकर सीधी तरीके से तूफानी तरीके से जेपी डुमिनी को एलबीडब्ल्यू की अपील से वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। जी हां दोस्तों, गेंद विकेटों के सामने लग रही थी और युवराज सिंह को मिली उनकी दूसरी विकेट। ऐसे में युवराज सिंह ने लगभग 2 ओवर में ही भारतीय टीम को 99% हारा हुआ मुकाबला जीता कर रख दिया था दोस्तों। युवराज सिंह की एक गेंदबाजी शानदार थी, जहां बड़ा सा बड़ा बल्लेबाज भी युवराज सिंह के सामने बल्लेबाजी करने के लिए कतरा रहा था। ऐसे में युवराज सिंह ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से मैच पलट कर रख दिया दोस्तों। युवराज सिंह की ऐसी तूफानी गेंदबाजी के आगे साउथ अफ्रीका 4 ओवर जीत हो गई और आखिरी में 5 गेंदों पर 25 रन की दरकार थी, जो साउथ अफ्रीका नहीं लगा पाई और अंत में आकर साउथ अफ्रीका मात्र 147 रन ही लगा पाई 9 विकेट खोकर, और भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला 21 रनों से जीत लिया। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने युवराज सिंह की बल्लेबाजी नहीं, युवराज सिंह की गेंदबाजी के दम पर 21 रनों से यह तूफानी मुकाबला जीता। दोस्तों, आप युवराज सिंह के इस परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं और अगर वीडियो सही हो तो दिल से लाइक करें और इस क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तो अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मुकाबला अपने अंतिम चरणों पर आ गया है, जहां साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम के बड़े से लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर पिछले 3 दिनों की बात करें तो पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 202 रन लगाए थे। साउथ अफ्रीका की टीम पहली इनिंग में 230 रन पर ऑल आउट हो गई थी, तो भारतीय टीम ने दूसरी इनिंग में 267 रन लगाए थे और 240 रन का टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका को। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें, तीसरे दिन के अंत तक साउथ अफ्रीका के 118 रन पर 2 बड़े विकेट गिर चुके थे और उनके तूफानी सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ वेंडर डूसन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। और जीत के लिए साउथ अफ्रीका को अभी भी 142 रन चाहिए थे और चौथे दिन के खेल में साउथ अफ्रीका को 142 रन का पीछा करना था। चौथे दिन की शुरुआत में ही सभी को बड़ा झटका लग गया। दोस्तों, जोहान्सबर्ग के मैदान पर हो रही है तूफानी बारिश, जिसके चलते मैच शुरू होने से पहले ही रुका दिया गया। दोस्तों, आपको कुछ क्लिप्स बताते हैं जहां तूफानी तरह से बादल मंडरा रहे हैं जोहान्सबर्ग के मैदान पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, कवर से बिछाए गए हैं मैदान पर ताकि पिच ज्यादा गीली ना हो, लेकिन इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है भारतीय टीम को। दोस्तों, जब साउथ अफ्रीका की अगर बल्लेबाजी की बात करें,
142 रन लगाने हैं साउथ अफ्रीका को ये मुकाबला जीतने के लिए, और साउथ अफ्रीका के पास अभी 8 विकेट भी हाथ में है। दोस्तों इनके सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अभी आना भी बाकी है। ऐसे में क्रीज पर अभी वेंडर डुसन और डीन एल्गर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद की बल्लेबाजी की बात करें तो इनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज तेम्बू बुआमा का भी आना बाकी है। दोस्तों ये सबसे बड़ा कांटा बनने वाले हैं भारत की जीत का, क्योंकि दोस्तों सभी को बता दें ये तो बेहतरीन बल्लेबाजी करते ही हैं। इनके साथ इनके सलामी बल्लेबाज जो मैदान पर अभी भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं, डीन एल्गर, ये भी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे में 142 रनों के अंदर ही भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के 8 विकेट गिराने हैं। दोस्तों जसप्रीत बुमराह तो गेंदबाजी कर ही रहे हैं, लेकिन सभी की नजरें लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के ऊपर है, जिन्होंने पहली इनिंग में 7 बड़े विकेट गिराए थे साउथ अफ्रीका के। दोस्तों इनको वैसा ही जादू एक और बार मैदान पर करना होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी में ज्यादा गहराई नहीं है। अगर वो शुरुआत के 2 बड़े विकेट जल्दी ले लेते हैं, जैसे कि डीन एल्गर और तेम्बू बुआमा, ये 2 बड़े विकेट अगर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर भारतीय टीम को जल्दी दिला देते हैं तो भारतीय टीम की जीत पक्की हो सकती है। ऐसे में बारिश रुकते ही ये तूफानी मुकाबला जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी भारत को ये मुकाबला जीत पाएगा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की हुई घमासान लड़ाई। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह जब भारतीय टीम की दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने आए तो तेज तर्रार साउथ अफ्रीकन के साथ भिड़ बैठे जसप्रीत बुमराह। दोस्तों ये बात है भारतीय टीम की दूसरी इनिंग की, लेकिन एक बार पूरे स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डाल लेते हैं। भारतीय टीम ने पहली इनिंग में 202 रन लगाए, तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी पहली इनिंग में 229 रन लगाए। तो भारतीय टीम 267 रन पर ऑल आउट हो गई अपनी दूसरी इनिंग में, और साउथ अफ्रीका को यह मुकाबला जीतने के लिए 240 रन का टारगेट दिया भारतीय टीम ने। दोस्तों ये वाकया है भारतीय टीम की दूसरी इनिंग का, जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी और लीड दे रही थी साउथ अफ्रीका को। ऐसे में भारतीय टीम के 8 विकेट गिर चुके थे। जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने आए, दोस्तों उनके सामने मार्को जेनसन गेंदबाजी करने आए। दोस्तों जेनसन ने शॉर्ट गेंद रखी, जसप्रीत बुमराह ने शॉर्ट खेलने के चक्कर में मिस कर दिया, गेंद उनके हेलमेट पर लग गई। हेलमेट पर लगते ही जसप्रीत बुमराह गुस्सा हो गए। दोस्तों जैसे ही उन्हें गुस्सा आया तो वो भड़क उठे सामने गेंदबाज जेनसन के ऊपर। तो जेनसन ने भी ये बात सुनकर काफी गुस्सा दिखाया, मैदान पर वो अब्दु शब्द बोलने लगे जसप्रीत बुमराह को। दोस्तों ये लड़ाई देखकर सभी खिलाड़ी हैरान हो गए, दोनों के बीच में घमासान बहस चालू हो गई। दोस्तों आप सभी को बता दें, एक तरफ से जसप्रीत बुमराह भी आंखें दिखा रहे थे जेनसन को, तो जेनसन भी आंख ऊपर कर बातें कर रहे थे जसप्रीत बुमराह से। दोस्तों मजा तो तब आया जब दोनों खिलाड़ी आमने सामने लड़ाई पर उतर आए। जी हां दोस्तों, दोनों खिलाड़ी आमने सामने आए, फिर मैदान पर आना पड़ा अंपायर को। दोस्तों अंपायर ने दोनों के झगड़े को खत्म किया और एक दूसरे को वापस जाने को कहा। जी हां दोस्तों, दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हो रही थी। इसे देख अंपायर ने जसप्रीत बुमराह को समझाया। जेनसन तो नीचे सर कर वापस गेंदबाजी करने लगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह काफी गुस्से में नजर आए, लेकिन अंपायर ने उन्हें अच्छे से समझाया और वापस बल्लेबाजी करने के लिए बोला। ऐसे में जेनसन और जसप्रीत बुमराह की ये लड़ाई देख मैदान में खड़े सभी खिलाड़ी और स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक भी हैरान हो गए। दोस्तों ट्विस्ट अगर हम आपको बताएं तो लुंगी निगिड़ी की इस गेंद पर जब जसप्रीत बुमराह आउट हुए तो इनकी कैच खुद जेनसन नहीं पकड़ी, जिनके साथ उनका झगड़ा हुआ था। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, इस लड़ाई का विजेता कोई नहीं बना, लेकिन बुमराह 7 रन बनाकर लुंगी निगिड़ी की गेंद पर जेनसन को अपना कैच देकर आउट हो गए। दोस्तों इस पूरे वाक्य पर आपको क्या कहना है, हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन भी समाप्त हो चुका है, तो आइए आप सभी को बता दें इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस दूसरे टेस्ट मुकाबले का आज तीसरा दिन था, और शुरुआती 2 दिनों की अगर हम बात करें तो शुरुआती 2 दिनों में काफी ज्यादा हंगामा हुआ। दोस्तों पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 202 रन लगाए, भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। तो उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम 229 रन पर अपनी पहली इनिंग में ऑल आउट हो गई। ऐसे में दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ने 85 रन लगा दिए थे और 2 विकेट गिर चुके थे भारतीय टीम के। अब तीसरे दिन साउथ अफ्रीका की टीम वापस से गेंदबाजी करने आई और भारतीय टीम की तरफ से चेतेश्वर पुजारा व अजिंक्य रहाणे वापस से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर कार्ड को तेजी से आगे बढ़ाया, जहां भारतीय टीम को बड़ी लीड देनी थी साउथ अफ्रीका को, जिसके चलते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। ऐसे में आइए सबसे पहले हम चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की तूफानी बल्लेबाजी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने तूफानी अर्धशतक ठोका था, लेकिन कगिसो रबाडा की इस शॉर्ट गेंद को पढ़ नहीं पाए। बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई पीछे खड़े विकेट कीपर के दस्तानों में और अजिंक्य रहाणे अर्धशतक बनाकर 58 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद चेतेश्वर पुजारा भी अर्धशतक ठोककर बेहतरीन पारी खेल रहे थे 53 रन बनाकर, लेकिन वो भी इस गेंद को पढ़ नहीं पाए रबाडा की। दोस्तों ये गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील की कगिसो रबाडा ने और गेंद सीधा विकेटों को लग भी रही थी, जिसके चलते चेतेश्वर पुजारा को 53 रन पर अर्धशतक बनाकर वापस पवेलियन जाना पड़ा। ऐसे में इनके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर आए। दोस्तों आप सभी को बता दें, ऋषभ पंत ने आकर गैर जरूरी शॉट खेला, एक ऐसा शॉट जिसकी कुछ भी जरूरत नहीं थी। दोस्तों इस शॉट पर पीछे खड़े विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई बल्ले का एज लेकर, और यहीं पर ऋषभ पंत की बड़ी विकेट मिली साउथ अफ्रीका को रबाडा की गेंद पर, वो भी सिर्फ 0 रन पर, जिसके लिए काफी ज्यादा लोग गुस्सा है ऋषभ पंत के ऊपर। उनके बाद अश्विन भी जल्दी आकर चल बसे। 216 रन पर इस गेंद को पढ़ नहीं पाए लुंगी निगिड़ी की, और पीछे खड़े विकेट कीपर को अपनी कैच दे बैठे अश्विन इस तरीके से। ऐसे में अश्विन की भी विकेट साउथ अफ्रीका की टीम को मात्र 16 रन पर मिली। ऐसे में यहीं पर भारतीय टीम ने बड़े विकेट खो दिए थे। उनके पास शार्दुल ठाकुर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन शार्दुल ठाकुर भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों आप सभी को बता दें, जेनसन की शॉर्ट गेंद को पढ़ नहीं पाए और पीछे खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे शार्दुल ठाकुर महाराज को, और 28 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गए शार्दुल ठाकुर, जो एक अच्छी पारी थी। ऐसे में उसके बाद मोहम्मद शामी भी पीछे जाती हुई गेंद को खेल बैठे और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, और इस तरीके से मोहम्मद शामी आते ही मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए।
दोस्तों उनके बाद तूफानी तरीके से आउट होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने एक बेहतरीन तरीके से छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए जसप्रीत बुमराह। लुंगी निगड़ी की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बैट घुमा बैठे, लेकिन गेंद बाउंड्री के पार नहीं फील्डर के हाथ में जा गिरी। ऐसे में जसप्रीत बुमराह भी मात्र 7 रन बनाकर इस तूफानी मुकाबले में आउट हो गए। 9 विकेट गिर चुके थे। ऐसे में आखिरी विकेट मोहम्मद सिराज की थी, वो इस तरीके से बोल्ड हो गए। ऐसे में लुंगी निगड़ी ने उन्हें बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग में 167 रन पर ऑल आउट हो गई। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम में 267 रन पर ऑल आउट हो गई अपनी दूसरी इनिंग में, और अब साउथ अफ्रीका को टारगेट मिला है मुकाबला जीतने के लिए 240 रन का। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका को अगर ये टेस्ट मुकाबला जीतना था तो साउथ अफ्रीका को 240 रन लगाने थे। ऐसे में डीन एल्गर और उनके साथ एडन मार्करम सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन एक और बार बड़ा झटका लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने दिया एडन मार्करम के रूप में साउथ अफ्रीका को, जहां इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। एडन मार्करम 31 रन बनाकर ठाकुर की इस गेंद पर आउट हो गए। तो उनके बाद डीन एल्गर के साथ पीटरसन ने एक अच्छी साझेदारी निभाई। दोस्तों आप सभी को बता दें, दोनों के बीच में 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। ऐसे में इस मुकाबले में डीन एल्गर ने भी 32 रनों से ज्यादा की तूफानी पारी खेली थी और उनके साथ कीगन पीटरसन 28 रन पर खेल रहे थे, लेकिन तभी अश्विन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गया पीटरसन और 28 रन बनाकर आउट हो गए, और यहीं पर 2 विकेट गिर चुके थे साउथ अफ्रीका के, और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 130 से भी ज्यादा रनों की दरकार थी। ऐसे में अब चौथा दिन साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में आखिरी दिन होगा जहां साउथ अफ्रीका इतने टारगेट को पूरा करने आएगी। समय साउथ अफ्रीका को अभी भी जीत के लिए 122 रन चाहिए और चौथे दिन अब बल्लेबाजी करने आएगी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए दोस्तों भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन काफी शानदार तरीके से शुरू हुआ, जहां तीसरे दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी थी और भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन दोस्तों आइए एक नजर हम डालते हैं शुरुआती 2 दिनों पे कि शुरुआती 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ इस टेस्ट मुकाबले में। दोस्तों पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 202 रन लगाए, भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। तो उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम 229 रन पर अपनी पहली इनिंग में ऑल आउट हो गई। ऐसे में दूसरी इनिंग में भारतीय टीम ने 85 रन लगा दिए थे और 2 विकेट गिर चुके थे भारतीय टीम के। अब तीसरे दिन साउथ अफ्रीका की टीम वापस से गेंदबाजी करने आई और भारतीय टीम की तरफ से चेतेश्वर पुजारा व अजिंक्य रहाणे वापस से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर कार्ड को तेजी से आगे बढ़ाया, जहां भारतीय टीम को बड़ी लीड देनी थी साउथ अफ्रीका को, जिसके चलते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। ऐसे में आइए सबसे पहले हम चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की तूफानी बल्लेबाजी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने तूफानी अर्धशतक ठोका था, लेकिन कागिसो रबाडा की इस शॉट गेंद को पढ़ नहीं पाए। बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई पीछे खड़े विकेट कीपर के दस्तानों में और अजिंक्य रहाणे अर्धशतक बनाकर 58 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद चेतेश्वर पुजारा भी अर्धशतक ठोककर बेहतरीन पारी खेल रहे थे 53 रन बनाकर, लेकिन वो भी इस गेंद को पढ़ नहीं पाए रबाडा की। दोस्तों ये गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील की कागिसो रबाडा ने और गेंद सीधा विकेटों को लग भी रही थी, जिसके चलते चेतेश्वर पुजारा को 53 रन पर अर्धशतक बनाकर वापस पवेलियन जाना पड़ा। ऐसे में इनके बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर आए। दोस्तों आप सभी को बता दें, ऋषभ पंत ने आकर गैर जरूरी शॉट खेला, एक ऐसा शॉट जिसकी कुछ भी जरूरत नहीं थी। दोस्तों इस शॉट पर पीछे खड़े विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई बल्ले का एज लेकर और यहीं पर ऋषभ पंत की बड़ी विकेट मिली साउथ अफ्रीका को रबाडा की गेंद पर, वो भी सिर्फ 0 रन पर, जिसके लिए काफी ज्यादा लोग गुस्सा है ऋषभ पंत के ऊपर। उनके बाद अश्विन भी जल्दी आकर चल बसे 216 रन पर इस गेंद को पढ़ नहीं पाए लुंगी निगड़ी की और पीछे खड़े विकेट कीपर को अपनी कैच दे बैठे अश्विन इस तरीके से। ऐसे में अश्विन की भी विकेट साउथ अफ्रीका की टीम को मात्र 16 रन पर मिली। ऐसे में यहीं पर भारतीय टीम ने बड़े विकेट खो दिए थे। उनके पास शार्दुल ठाकुर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी 28 रन बनाकर मार्को जॉनसन की गेंद पर महाराज को अपनी कैच देकर आउट हो गए और हनुमा विहारी भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों एक मुकाबले में वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके साथ शामी आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी आते ही मार्को जॉनसन की गेंद पर विरवैन को अपनी कैच देकर मात्र 0 रन पर आउट हो गए। यहीं पर भारतीय टीम के 8 बड़े विकेट चले गए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दूसरी इनिंग भारतीय टीम की लीड हो चुकी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 201 रनों की। जी हां दोस्तों 201 रनों से साउथ अफ्रीका से भारतीय टीम आगे चल रही थी। दोस्तों आपको भारतीय टीम का ये प्रदर्शन कैसा लगा हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने कमाल दिखा दिया है भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मुकाबले में। दोस्तों आप सभी को बता दें तूफानी टेस्ट मुकाबले का आज दूसरा दिन था, तो आइए आप सभी को बताते हैं पूरे। दोस्तों भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का पहला टेस्ट मुकाबला और इस पहले टेस्ट मुकाबले का समाप्त हो गया है 14 दिन। दोस्तों शुरुआती 4 दिनों के खेल में भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका की टीम में कई भिड़त हुई, जहां दोनों ही टीमों ने आमने सामने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, जहां पहली इनिंग में केएल राहुल ने 123 रनों की धाकड़ पारी खेली, तो वहीं दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका की टीम भी चारों खाने चीत हो गई। तो अपनी दूसरी इनिंग में भारतीय टीम भी बल्लेबाजी करने आई। आइए चारों दिनों का पूरा स्कोर कार्ड देखते हैं। दोस्तों भारतीय टीम ने पहली इनिंग में 327 रन लगाए, तो साउथ अफ्रीका की टीम 197 रन पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने अपनी दूसरी इनिंग में मात्र 174 रन लगाए और भारतीय टीम 174 रन पर ऑल आउट होकर रह गई। में भारतीय टीम ने 305 रनों का लक्ष्य दिया साउथ अफ्रीका को यह पहला टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए। दोस्तों 305 रनों का पीछा करने साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर और उनके साथ एडम मार्करम बल्लेबाजी करने आए, लेकिन एडम मार्करम को मात्र 1 रन पर मोहम्मद शामी ने बोल्ड कर रख दिया। इसी के साथ भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों का दबदबा रहा। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, एक एंड से डीन एल्गर ने तूफानी अर्धशतक भी ठोका। दोस्तों
दोस्तों ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही टीमों के बीच में मुकाबला काफी टक्कर का होगा। इसी बीच चौथा दिन समाप्त हो गया। चौथे दिन साउथ अफ्रीका की टीम ने 54 रन लगाए 4 विकेट खोकर। ऐसे में अभी भी साउथ अफ्रीका को ये मुकाबला जीतने के लिए 211 रन चाहिए और दिन सिर्फ एक ही बाकी है। जी हाँ दोस्तों, कल 5वां दिन है और 211 रन साउथ अफ्रीका के लगाने हैं और भारतीय टीम को 6 विकेट लेने हैं साउथ अफ्रीका के। आइए देखते हैं कौन सी टीम का पलड़ा भारी होने वाला है 5वें दिन के खेल में। दोस्तों एक बात जो किसी को नहीं पता, जो साउथ अफ्रीका काफी तूफानी तरीके से कर रही है। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने दिन के अंत में सभी छोटे मोटे बल्लेबाजों को भेजा। दोस्तों इनके पास सबसे बड़ा बल्लेबाज अभी बाकी है जिनका नाम तेम्बू बुआमा है, जिन्होंने पहली इनिंग में अर्धशतक ठोका था, वो भी बुमराह, सिराज और शामी जैसे गेंदबाजों के सामने, और इनका बल्लेबाजी करना आना अभी बाकी है। ऐसे में भारतीय टीम अगर तेम्बू बुआमा की विकेट लेती है तो ये भारतीय टीम के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इनको अभी तक छुपा कर रखा है और इन्हें अभी तक मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए नहीं भेजा। एक और चाल जो साउथ अफ्रीका ने चली वो थी क्विंटन डिकॉक की। जी हां दोस्तों, अभी तक क्विंटन डिकॉक भी बल्लेबाजी करने नहीं आए। ऐसे में 5वें दिन ये दो बल्लेबाज काफी ज्यादा अहम है साउथ अफ्रीका की तरफ से। भारतीय टीम इन दोनों बल्लेबाजों को जरूर टारगेट करेगी। अगर भारतीय टीम इन दोनों बल्लेबाजों को शुरुआत में जल्दी आउट करती है तो साउथ अफ्रीका की टीम वैसे भी पूरी तरीके से ढेर हो जाएगी। ऐसे में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम शानदार तरीके से लगभग 100 रनों से भी ज्यादा मार्जिन से जीत पाएगी। ऐसे में साउथ अफ्रीका ने चाल तो काफी बेहतरीन चली है भारतीय टीम के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए और 211 रन लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों सभी को बता दें साउथ अफ्रीका की ये चाल ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, क्योंकि 5वें दिन मैच में पिच काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। बड़ा बल्लेबाज भी बल्लेबाजी करने के लिए कतराता है। ऐसे में देखते हैं विराट कोहली कैसी चालाकी करते हैं 5वें दिन। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम में मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के पहले टेस्ट मुकाबले का 14वां दिन भी आज समाप्त हो चुका है। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों जैसे कि आप सभी को तो पता ही है शुरुआती 3 दिनों में क्या हुआ। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें 14वां दिन भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा जरूरी था और इस मुकाबले में आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा अनोखा भी था। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें पहले दिन के खेल में भारतीय टीम ने 327 रन लगाए पहली इनिंग में, तो साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 197 रन पर ऑल आउट हो गई और अपनी दूसरी इनिंग में भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम ऑलरेडी 140 रनों से आगे चल रही है साउथ अफ्रीका से और एक अच्छी लीड से भी आगे चल रही है। ऐसे में 14वें दिन की सुबह शार्दुल ठाकुर और केएल राहुल वापस से बल्लेबाजी करने आए, क्योंकि तीसरे दिन ये दोनों ही बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दिन की शुरुआत में भारतीय टीम को झटका लगा शार्दुल ठाकुर के रूप में, जो कि एक गेंदबाज से इनकी विकेट जाना संभव था। दोस्तों शार्दुल ठाकुर मात्र 10 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर मल्डर को अपनी कैच देकर आउट हो गए इस मुकाबले में। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें इनके बाद मैदान पर केएल राहुल का साथ देने आए तूफानी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा, लेकिन उसके बाद भी भारतीय टीम को झटके लगना बरकरार रहा। जिनके पास सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कमाल लाजवाब राहुल की विकेट मिली साउथ अफ्रीका को इस तरीके से। दोस्तों लुंगी निगड़ी की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और राहुल और पीछे खड़े एल्डर ने स्लिप में उनकी कैच पकड़ी। ऐसे में कमाल लाजवाब राहुल को काफी जल्दी आउट किया साउथ अफ्रीका ने और 23 रन पर साउथ अफ्रीका को अपनी विकेट गवा बैठे केएल राहुल। ऐसे में दोस्तों सभी बता दें इनके बाद विराट कोहली आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। ऐसे में विराट कोहली एक और बार अपना शतक नहीं पूरा कर पाए, 18 रन बनाकर वापस से ऑफ साइड की गेंद को खेलने के चक्कर में एज देकर पीछे खड़े डिकॉक को अपना कैच दे बैठे और मार्को जेंसन की गेंद पर 18 रन बनाकर विराट कोहली अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों बड़ा झटका लगा भारतीय टीम को। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा भी पीछे खेलने के चक्कर में इस गेंद को एज दे बैठे और डिकॉक आगे बढ़कर उनकी कैच पकड़ लिए। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें क्विंटन डिकॉक ने कैच पकड़ी है चेतेश्वर पुजारा की और चेतेश्वर पुजारा 16 रन बनाकर लुंगी निगड़ी की गेंद पर डिकॉक को अपना कैच देकर अपनी विकेट गवा बैठे। उनके बाद अजिंक्य रहाणे ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेले जहां उन्होंने एक छक्का व 3 चौके लगाए, लेकिन जब वो 20 रन पर खेल रहे थे तो अजिंक्य रहाणे को मार्को जेंसन ने शॉट गेंद डाली और इस तरीके से पुल शॉट खेलने के चक्कर में नीचे फील्डर को अपनी कैच दे बैठे अजिंक्य रहाणे और 20 रन पर रहाणे भी अपनी विकेट गवा बैठे। ऐसे में उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे अश्विन भी ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। 14 रन पर खेले थे अश्विन और रबाडा की इस गेंद को खेल नहीं पाए और बल्ले का एज लेकर गेंद गई सामने खड़े फील्डर के हाथ में। ऐसे में रबाडा की गेंद पर लुंगी निगड़ी को अपना कैच देकर रविचंद्रन अश्विन 14 रन बनाकर अपनी विकेट गवा बैठे। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें उनके बाद ऋषभ पंत आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। फिर ऋषभ पंत भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इस गेंद को पुल कर बैठे। ऐसे में नीचे खड़े फील्डर ने ऋषभ पंत की कैच पकड़ी और पंत भी इस मुकाबले में 34 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर लुंगी निगड़ी को अपना कैच दे बैठे। तो उनके बाद मोहम्मद शामी भी इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। जी हां दोस्तों रबाडा ने उन्हें फंसा दिया और पीछे खड़े फील्डर के हाथ में कैच दे बैठे शामी और मात्र 1 रन बनाकर मोहम्मद शामी भी वापस लौट गए पवेलियन। तो उनके बाद आखिरी विकेट थी मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज को इस तरीके से जेंसन ने बोल्ड कर रख दिया। ऐसे में भारतीय टीम ने अपनी दूसरी इनिंग में 174 रन लगा दिए थे। जी हां दोस्तों भारतीय टीम ने अपनी दूसरी इनिंग में 174 रन लगाए और साउथ अफ्रीका को टारगेट दिया 305 रन का। अब ऐसे में ये टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को लगाने थे 305 रन। ऐसे में अपनी दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने आई थी साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन पहला झटका साउथ अफ्रीका को दिया मोहम्मद शामी ने एडम माकरम के रूप में। दोस्तों एडम माकरम को इस तरीके से बोल्ड कर रख दिया मोहम्मद शामी ने और माकरम की विकेट मात्र तूफानी तरीके से 1 रन पर गई। जी हां दोस्तों पहली विकेट साउथ अफ्रीका की मात्र 1 रन पर मोहम्मद शामी ने दिलाई और इनके बेहतरीन बल्लेबाज एडम माकरम मात्र 1 रन बनाकर शामी के हाथों बोल्ड होकर रह गए। तो उनके बाद किक एंड पिट
पीटरसन भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोस्तों सिराज की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और पीछे खड़े पंत ने उनकी कैच पकड़ी और किगन पीटरसन 17 रन बनाकर इस तरीके से आउट हो बैठे। ऐसे में 2 विकेट गिर चुके थे साउथ अफ्रीका के काफी जल्दी। ऐसे में उसके बाद इनके कप्तान डीन एल्गर ने बेहतरीन पारी खेली जो सलामी बल्लेबाज बनकर आए थे। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में डीन एल्गर ने दिन के अंत तक बल्लेबाजी की, बेहतरीन बल्लेबाजी की। भारतीय टीम के पेस के आगे इनका बल्ला खूब बोल रहा था, जिसके चलते एडन मार्करम के आउट होने के बाद भी डीन एल्गर ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की और एक कप्तानी इनिंग खेली। दोस्तों इस मुकाबले में डीन एल्गर ने 52 रनों की तूफानी पारी खेली और वो फिर भी इस मुकाबले में अभी भी नाबाग है। ऐसे में उसके बाद वैंडर डूसन को बुरी तरह से बोल्ड कर रख दिया जसप्रीत बुमराह ने और दिन के आखिरी में आखिरी विकेट गई महाराज की, जिनको इस तरीके से बोल्ड कर रख दिया जसप्रीत बुमराह ने। ऐसे में जसप्रीत बुमराह ने अंत में 2 बड़े विकेट निकाले। दोस्तों इस तरीके से महाराज की आखिरी विकेट साउथ अफ्रीका ने चौथी विकेट भी खो दी। इसी के साथ 14वां दिन भी समाप्त हो चुका है भारत और साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट मुकाबले। दोस्तों भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन भी काफी ज्यादा रोमांचक रहा, जहां भारतीय टीम ने गेंदबाजी भी शानदार की तो वहीं अपनी पहली इनिंग में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी में भी काफी कारनामे किए। दोस्तों पहले दिन की अगर हम बात करें तो पहले दिन रहाणे और अजिंक्य रहाणे के साथ केएल राहुल ने पहला दिन समाप्त किया था, जहां दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 272 रन तक पहुंचा दी विकेट के नुकसान पर। ऐसे में दूसरा दिन फिर बारिश आया और पूरे दूसरे दिन का खेल समाप्त करना पड़ा भारतीय टीम को, जिसके लिए दूसरा दिन रद्द होना पड़ा था। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें इसके बाद तीसरे दिन की सुबह अजिंक्य रहाणे और वापस से केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए, लेकिन पहला झटका तीसरे दिन की सुबह में भारतीय टीम को लगा कमाल लाजवाब राहुल के बारे में। दोस्तों आप सभी को बता दें राहुल भी इस मुकाबले में रबाडा की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। ऐसे पीछे का शॉट खेलने के चक्कर में इस तरीके से क्विंटन डिकॉक को पीछे अपनी कैच से बैठे और अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दिन की शुरुआत में कमाल लाजवाब का झटका लगा भारतीय टीम को 123 रन पर। जी हां दोस्तों 123 रन पर केएल राहुल की विकेट गई। तो उसके ठीक बाद अजिंक्य रहाणे मात्र 8 रन लगाकर अपनी विकेट गवा बैठे इस गेंद पर। दोस्तों रहाणे भी लुंगी निकली की इस गेंद पर पीछे खड़े क्विंटन डिकॉक को अपनी कैच दे बैठे और मात्र 2 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए। 248 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे ने अपनी विकेट को दी इस तूफानी मुकाबले में। उसके